Welcome to SS Inter College Kanakpur. I have presented to teach you online classes. देखिए स्टूडेंट्स, 1 वीक अर्थात 1 सप्ताह तक मैंने आप लोगों को टीच नहीं किया, आप लोगों को नहीं पढ़ाया। आज मेरा पुनः क्लास 12th के लिए जो मेरा पिछला क्लास समाप्त हुआ था वह था सिंथेसिस। सिंथेसिस इज गोइंग ऑन, सिंथेसिस चल रहा है। तो सिंथेसिस में मैंने आपको पढ़ाया था पार्टिसिपल। क्या पढ़ाए थे? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में ही मैंने उस दिन बताया था कि इन्फिनेटिव होता है, जिरंड होता है। जो मैंने नॉन फाइनाइट्स वर्ब बताया था, नॉन फाइनाइट्स वर्ब में होता है पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड। तो पार्टिसिपल मैंने बताया कि 3 होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट मैंने तीनों टीच कर दिया था उसको। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे जो हेडिंग हमारा चैप्टर, नया चैप्टर आगे आया है सिंथेसिस में, सिंपल सेंटेंस में। सिंथेसिस मैंने बताया 3 सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, इसके बाद है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव देखिए जानेंगे क्या है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब। तो 2 प्लस वर्ब का मतलब क्या होता है कि जब हिंदी क्रिया में, अगर हिंदी क्रिया में ना, नी, ने, अगर हिंदी क्रिया में ना, नी, ने आता है तो जो इंग्लिश का ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में जाते हैं, तो उस नानी में, जिस क्रिया में नानी ने लगा रहता है उसी क्रिया से पहले टू जोड़ा जाता है। क्योंकि जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, कूदना, उठना, सोना, हंसना, गाना, किसी भी में नानी नहीं अगर आ रहा है तो निश्चित तौर पर वर्ब से पहले टू का प्रयोग होता है। इसी को कहते हैं हम इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव सेंटेंस में अगर किसी भी वाक्य में अगर सिंपल सेंटेंस बदलने को आया है, अगर इन्फिनेटिव से जुड़ रहा है तो इन्फिनेटिव जोड़ने का मतलब होता है कि उस क्रिया में नानी ने आना चाहिए। तो इसका रूल क्या है इन्फिनेटिव का? वर्ब से पहले टू लगेगा। देखिए इसके बाद क्या है, सेंटेंस एग्जांपल में क्या है, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब कह रहा है कि आई वांट टू राइट विथ। आई हैव पेन, मेरे पास कलम है। आई वांट टू राइट विथ, मैं इसे लिखना चाहता हूं, विथ इट। अब ध्यान दें कि सब्जेक्ट दोनों का एक ही है। यहां सब्जेक्ट आई है, यहां भी सब्जेक्ट है, लेकिन पहले वाक्य कौन, किसका अर्थ बढ़िया निकल रहा है? इसका मतलब ये होगा कि उद्देश्य कौन प्रकट कर रहा है कि आई हैव पेन, मेरे पास कलम है। इसका मतलब पहला वाक्य अपने स्थान में ही पड़ा रहेगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, सब्जेक्ट दोनों का एक ही है लेकिन वर्ब दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो जोड़ते समय लिखेंगे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब देख रहे हैं कि वांट, आई वांट पूरा गायब कर देंगे, तो इसमें पहले से ही राइट के पहले टू का प्रयोग किया गया है, तो जोड़ देंगे आई हैव अ पेन टू राइट, बस हो गया। आई हैव पेन टू राइट, मेरे पास लिखने के लिए कलम है। अब देख रहे अर्थ निकालने पर यह कंफर्म हो रहा है कि इन्फिनेटिव बन रहा है। कि देख रहे नानी ने कि मैंने जो बात किया वो चीज इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे ही टूक ए नाइफ, दूसरा एग्जांपल है ही टूक अ नाइफ, he took a knife, he wanted to kill a hen, he took a knife, he wanted to kill a hen। अब दोनों को इसमें जोड़ेंगे, जोड़ते समय देख रहे हैं यहां भी ही है, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। अब क्या करेंगे, he took a knife। अब देख रहे हैं दोनों का सब्जेक्ट एक है, ये वर्ब जो उद्देश्य यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब इसको हटा देंगे, बचेगा हमारे पास क्या, टू किल अ हैन। तो हो जाएगा टू किल ए हैन। अर्थ कंफर्म हो गया कि उसके पास, देखिए ही टूक अ नाइफ, उसने चाकू लिया, ही वांटेड टू किल अ हैन, वो मुर्गी को मारना चाहता था। तो कह रहा है कि वह मुर्गी को मारने के लिए चाकू लिया, मारने के लिए नानी ने आ गया, इन्फिनिटिव हमारा हो गया।
इसी प्रकार से अगर और भी जैसे कोई सेंटेंस आते हैं, जैसे ही हैज गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा। अब क्या है, ही वांटेड टू स्टडी। ही हैज गॉन टू आगरा, ही वांटेड टू स्टडी। वह आगरा गया है, वह पढ़ना चाहता है। इसका मतलब सेंटेंस क्या कर रहा है कि वह आगरा गया है किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो क्या इसमें गायब होगा, ही वांटेड। दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, इसमें वांटेड शब्द गायब हो गया, तो बन जाएगा क्या, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। तो ये रूल था हमारा जो इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव में यही होगा कि वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे, और भी ध्यान देंगे, अगर जिसमें वेरी आएगा, वेरी को हटा करके टी डबल ओ टू का प्रयोग होगा। अगर मान लिया किसी में वेरी आता है तो वेरी को हटाकर टू लगाएंगे, और ये टू जो होता है अधिकता व्यक्त करता है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट। द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। किताब बहुत कठिन थी, वह समझ नहीं सकी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड का अर्थ होगा वह समझ नहीं सकी। तो गौर करेंगे इस पर। मैंने अभी भी बताया कि अगर वेरी शब्द आता है तो वेरी को हटाकर क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। तो चलिए पर इसको बना देते हैं, द बुक वाच। अब वेरी को हटाकर क्या लगाएंगे, देखिए अभी रूल बताया है, वेरी को हटाकर टू लगाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, टू। द बुक वाज टू डिफिकल्ट। अब शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो यहां क्या हो जाएगा, फॉर हर। एक बात को ध्यान देंगे, फिर से ध्यान देंगे, ये सब्जेक्ट यहाँ बुक है और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों सब्जेक्ट आपस में मिल नहीं रहे हैं तो सी को हम गायब नहीं कर सकते। क्या करेंगे, द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर, उसके लिए। यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर हर, माने उसके लिए बहुत कठिन है, क्या करने के लिए। अब यहाँ कुड नॉट को भी खत्म कर दिया, बचा क्या वर्ब हमारा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड। तो देखिए हमारा ये इन्फिनिटिव रहा। इन्फिनिटिव जरूर गौर करेंगे कि वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। अगर वेरी आ गया तो वेरी को हटाकर टू लगाएंगे, बाकी हमारा जो इन्फिनिटिव काम करता है वो इन्फिनिटिव हमारा काम करेगा ही। और ये जैसे लास्ट वाले सेंटेंस बता दिए कि अगर द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट है तो वेरी को हटाकर टू लगा दिया, और इसके बाद में दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो देख रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को गायब नहीं कर सकते, नहीं पढ़ने वाला कौन होगा, इसलिए यहाँ पे फॉर हर लास्ट में क्या बचा, अब सम अंडरस्टैंड लिखा है, जिसका मतलब है कि इसके पहले इन्फिनिटिव बनाने के लिए हम टू का प्रयोग कर देंगे। जैसे इसके बाद हमारा एक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इस रूल में है, सिंथेसिस में भी है। जब इसको सिंथेसिस करते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। रूल में क्या है, सिंथेसिस में अभी सिंपल ही सेंटेंस बता रहे हैं, तो इन्फिनिटिव के जस्ट बाद आपका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अर्थ होता है कि कर्ता इसमें स्वतंत्र होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब स्वतंत्र होता है और नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र। तो इसको कैसे बनाएंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल होता है हैविंग, हैविंग लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही इसका रूल है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, देखिए एग्जांपल जब उसको समझेंगे देखेंगे तो ऑटोमेटिक निश्चित रूप में समझ जाएगा। जैसे है सेंटेंस में द सन सेट, द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। हर स्टूडेंट जरूर इस बात को ध्यान देगा, द सन सेट सूर्य अस्त हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई तारे आसमान में आकाश में निकल आए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है द सन है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, द स्टार्स। सूर्य अपना अलग निकलने का काम कर रहा है कि सूर्य अस्त हो गया,
सूर्य अस्त हो गया, यहाँ तारों का माने निकलना बता रहा है कि तारे निकल आए, इसका मतलब ये सब्जेक्ट अलग है, ये अपना काम कर रहा है और ये हमारा सन अपना काम कर रहा है। जब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो पार्टिसिपल से ही जुड़ता है पार्टिसिपल का ही रूल। लेकिन क्या हुआ है, इसमें दोनों सब्जेक्ट हमारा क्या है, एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, अर्थात दोनों सब्जेक्ट स्वतंत्र हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, पहले सूर्य का अस्त होना होगा कि पहले तारों का निकलना, तो सबसे पहले देख रहे हैं इसमें कि सबसे पहले सूर्य का अस्त होना होगा, फिर लास्ट में क्या है, तारों का निकलना। तो जो पहले उद्देश्य प्रकट कर रहा है उसी में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए हमारा इसमें द सन लिखेंगे कहां, ये भी ध्यान देंगे कि हेल्पिंग लगाएंगे कहां, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। सब्जेक्ट हमारा द सन है तो सन के जस्ट बाद क्या लिखेंगे, हैविंग। हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेट कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और इसका तीनों फॉर्म सेट सेट सेट, इसका मतलब हैविंग सेट। अब यहाँ तो फुल स्टॉप का प्रयोग है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, कामा लगा देंगे, क्योंकि दो सेंटेंस है। अब वाक्य को सिंथेसिस कर रहे हैं, अर्थात उसको जब जोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप में अब फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होगा। अब इसी को द स्टार्स के वक्त द स्काई सुधार देंगे, जैसे होता है ऐसा, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। दूसरा सेंटेंस है द मीटिंग वाज over. The meeting was over. All members left the hall. All members left the hall. ध्यान देंगे द मीटिंग वाज ओवर, मीटिंग समाप्त हो गई, ऑल मेंबर्स लेफ्ट द हॉल। अब ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस जो था हमारा सेट जो था पास्ट इंफिनिट टेंस था, लेकिन यहाँ ओवर के पहले वाज लगा है, अर्थात किसका रूल है, बी फॉर्म का। अब बी में क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी। अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है तो निश्चित रूप में जरूर ध्यान देंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। जो कॉम्प्लीमेंट शब्द होता है तो वाज को वाजिंग नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे रूल क्या है, हैविंग है और यहाँ ओवर भी लिखा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे फिर इसके लिए, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ये रूल इसमें क्या है, अगर वाज वेयर करके आता है तो उसमें क्या लग जाएगा, बीइंग। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, द मीटिंग बीइंग। अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, वाज वेयर इज, एम, आर अगर आ जाए तो बीइंग लगा दें, द मीटिंग बीइंग ओवर। अब कामा करके लिख देंगे ऑल मेंबर्स लेफ्ट द हॉल। नेक्स्ट रूल और है, देखिए द कैप्टन वाज किल्ड। द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। ध्यान देंगे द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मार दिया गया, द आर्मी फ्लेड, और आर्मी अर्थात सैनिक भाग गए। अब देख रहे हैं सेंटेंस में यहाँ वाज आया है, जैसे इसमें वाज आया था यहाँ भी वाज आया है, तो यहाँ वाज को हटाकर तो मैंने बीइंग लगा दिया था, लेकिन यहाँ वाज के जस्ट बाद देख रहे हैं, इस वाज के बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट शब्द है, लेकिन इस वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है इसमें वर्ब लगा हुआ हो तो पैसिव वॉइस माना जाएगा सेंटेंस। द कैप्टन वाज किल्ड, इसका मतलब कप्तान मार दिया गया, ऐसा नहीं हुआ कि कप्तान ने किसी को मारा हो, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अगर पैसिव वॉइस रहता है तो पैसिव वॉइस का रूल होता है हैविंग और साथ में लगेगा बीइंग, हैविंग बीइंग लगा करके क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देख रहे हैं ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस। अब जो नाउन नेटिव एब्सोल्यूट जो चैप्टर चल रहा है, कर्ता हमारा दोनों स्वतंत्र है, चाहे जहां भी देखिए। पहले सेंटेंस को मैंने विधिवत बताया, दूसरा सेंटेंस में मीटिंग, और यहाँ देख रहे हैं ऑल मेंबर्स, और दूसरे तीसरे वाले में है द कैप्टन सब्जेक्ट है, और द आर्मी। तो ये कैप्टन अपना अलग काम कर रहा है और सैनिक लोग अपना अलग काम कर रहे हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे हैविंग लगाकर, कैसे जोड़ेंगे, द कैप्टन हैविंग, हैविंग के बाद क्या लगा, बीइंग। क्यों ऐसा लगा, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो हैविंग बीन, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड होता है, माने सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक ही जैसा होता है। तो कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। अब सेंटेंस क्या है, द आर्मी
फ्लैट। तो मैंने आप लोगों को इन्फिनेटिव और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के विषय में बताया। आप लोग अपने घरों पर जब वीडियो को देखेंगे तो इन्फिनेटिव नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पढ़ेंगे, इसमें जो मैंने बताया आपको समझ में आएगा। आप अपनी किसी भी बुक को, इंटर के जो ग्रामर की बुक होगी उसको पढ़ेंगे और घर पर निश्चित रूप में उसको होमवर्क के तौर पर के एक्सरसाइज करेंगे। फिर जब मैं आप लोगों से जुलाई में मिलूंगा तो मुझसे पूछिएगा। ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो जरूर उसको पूछिएगा और इस वीडियो को आप जरूर देखें। धन्यवाद।